हाय हेलो एवरीवन। सो होम फर्स्ट फाइनेंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं। तो देखेंगे ओवरऑल नंबर्स कैसे रहे हैं कंपनी के एंड आगे का क्या आउटलुक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस से। सो होम फर्स्ट का बिजनेस मॉडल हमने काफ़ी टाइम डिस्कस किया है, इसके पास्ट के क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी डिस्कस किए हैं, तो उनका सबका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे कंपनी का बिजनेस मॉडल तो बेसिकली ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के अंदर है। जो स्मॉल टिकट साइज होम लोन्स होते हैं जैसे 5 लाख 10 लाख से लेकर के 20-25 लाख तक के जो स्मॉल टिकट साइज लोन होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। 2010 के आसपास ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे लास्ट 10 13 14 ईयर्स का तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 40-45% से कंपनी की ग्रोथ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा रहा है। इनफैक्ट अगर आप एसेट क्वालिटी भी देखोगे इस कंपनी की तो काफी स्टेबल एसेट क्वालिटी रखी है इस कंपनी ने। कितने सारे क्राइसिस हुए उन सारे क्राइसिस को काफी अच्छे से फेस किया है, चाहे वो जीएसटी हो, डीमोनेटाइजेशन हो, आईएलएफएस हो, कोविड हो, इन सबको काफी अच्छे से फेस करा है कंपनी ने। इनका अगर आप ग्रोथ गाइडेंस देखोगे तो हमेशा से मैनेजमेंट क्या बोलती है कि हमको 30% से अपने लोन बुक को ग्रो करना है, अपने एयूएम को ग्रो करना है। लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली होम फर्स्ट अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म कर रहा है। कंपनी की ग्रोथ ऑलमोस्ट 35, 34, 33% के रेंज में रहती है। तो ग्रोथ वाइज नंबर्स काफी अच्छे रहते हैं कंपनी के। एसेट क्वालिटी को भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड ये एक मेन रीजन है कि जब हम हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वी नो कि गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस है, हाउसिंग फॉर ऑल विजन है इस गवर्नमेंट का। प्लस जो पीएम आवास योजना है वो भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ बूस्टर रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। जितनी भी कंपनीज हैं उनके सबकी मैनेजमेंट को अगर आप सुनोगे तो हर एक मैनेजमेंट ये बोलती है कि कहीं ना कहीं अंडर पेनिट्रेशन तो है डेफिनेटली हाउसिंग इंडस्ट्री में। मॉर्गेज टू जीडीपी का डेटा अगर हम देखें इंडिया का तो सिर्फ 11-12% पे है। ग्लोबली कंट्रीज को देखें तो उनका 50-40-60% के आसपास है। तो वो गैप तो है, वो अंडर पेनिट्रेशन तो है, वो डिमांड तो है। लेकिन ये जो पीएम आवास योजना है डेफिनेटली इससे एक बड़ा ग्रोथ बूस्टर मिलता है, डिमांड और ज्यादा बढ़ती है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है ग्रोथ के लिए। एंड उसमें होम फर्स्ट की कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस प्लस जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे आवास है, एप्टस है या कैनफिन होम्स हैं, इनकी लगातार परफॉर्मेंस में डिटोरिएशन जो आई है उसकी वजह से हमने बार बार डिस्कस किया है कि होम फर्स्ट एक अच्छा प्लेयर लगता है हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। एंड मार्केट ने भी इसको ठीक ठाक रिवॉर्ड किया इसके स्टॉक को। काफी अच्छी मूवमेंट आई है स्टॉक के अंदर भी। तो अभी देखेंगे फर्स्ट क्वार्टर में नंबर्स कैसे रहे हैं कंपनी के एंड आगे का आउटलुक कैसा बनता है इस कंपनी का। सो ये कंपनी जो इन्वेस्टर पीपीटी शेयर करती है अपना रिजल्ट के साथ में, तो वो अगर आप देखोगे तो ग्रोथ नंबर्स अगेन फिर से काफी अच्छे रहे हैं होम फर्स्ट के। अगेन फिर से अगर आप देखोगे तो जो लोन ग्रोथ का गाइडेंस है उसको वापस से कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। 35% से इनकी लोन बुक ग्रो हुई है ऑन अ वाई वाई बेसिस। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम देखें तो 8% की ग्रोथ रही है कंपनी की। अब ये जो क्वार्टरली ग्रोथ है ये क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज हमने डिस्कस किया सीए ग्रामीण के केस में, पूना वाला फिनकॉप के केस में एंड जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये स्पेशली लैंडिंग बिजनेसेस के लिए थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। बिकॉज आपका हीट वेव था, इसमें आपका इलेक्शंस का टाइम था, प्लस Q1 वैसे भी अगर आप देखोगे तो लैंडिंग बिजनेस के लिए थोड़ा सा वीक रहता है। उनका सबसे बेस्ट क्वार्टर होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, और फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा उनका वीक रहता है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये इन तीन चैलेंजेस के बाद भी अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस का ये जो क्वार्टरली ग्रोथ नंबर देखते हो 8% का, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज हमने देखा पूना वाला का बिजनेस मोमेंटम थोड़ा बहुत डिसरप्ट हुआ, हमने देखा इम्पैक्ट जो है वो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी पड़ा, सीए ग्रामीण के ऊपर भी थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये 8% का ग्रोथ नंबर ये बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है होम फर्स्ट फाइनेंस की तरफ से। बिकॉज कंपनी का एनुअल गाइडेंस कितना है 30% का। तो अगर ये 8% पे क्वार्टरली ग्रो करती रहेगी तो बहुत इजीली अपने गाइडेंस को फिर से सरपास करेगी कंपनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर काफी अच्छा लगता है। देन इससे भी बड़ा चैलेंज क्या होता है लैंडिंग बिजनेसेस के लिए, एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखना, अपने एनपीए के नंबर्स को मेंटेन रखना। तो वो अगर आप फिर से होम फर्स्ट फाइनेंस का देखोगे तो इन्होंने अपने ग्रॉस एनपीए के नंबर्स को स्टेबल रखा है। 1.7% पे था ये मार्च के क्वार्टर में भी, इस क्वार्टर में भी 1.7% के आसपास ही इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर है, मतलब एनपीए नहीं बढ़ा है। हमने देखा सीए ग्रामीण का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनपीए भी ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया।
लेकिन होम फर्स्ट फाइनेंस ने अपने एनपीए को कंट्रोल करके रखा है, बिकॉज जब इस तरीके का थोड़ा सा बिजी एनवायरमेंट होता है तो और डेफिनेटली जो लेंडर्स हैं और जो लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर से डील कर रहे हैं उनको कलेक्शन करने में, फील्ड में जाने में, रिमाइंडर ऐड करवाने में अपने कस्टमर्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो उस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड होता है कि आपका थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ सकता है, बट यहाँ पे होम फर्स्ट ने काफी अच्छा काम करा है। एसेट क्वालिटी को भी कंट्रोल किया, प्लस ग्रोथ को तो इन्होंने ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन रखा हुआ है। हाँ, आप अगर ये बकेट देखोगे, डीपीडी बकेट्स जो होते हैं, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई मिस करी या दो ईएमआई मिस करी, ये इनका थोड़ा सा बढ़ गया है, 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। बट ये नॉर्मल है, बिकॉज इतना तो डेफिनेटली होगा ही। अगर इस तरीके का एनवायरनमेंट रहेगा, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहेगा, तो थोड़ा बहुत आपका कस्टमर होगा जो एक या दो ईएमआई अपना मिस करेगा। बट पॉजिटिव चीज क्या है कि कंपनी ने उसको एनपीए में कन्वर्ट नहीं होने दिया, एनपीए को इन्होंने स्टेबल रखा हुआ है। इसके साथ में अगर आप प्रॉफिट के नंबर देखोगे तो वो भी काफी सॉलिड है। होम फर्स्ट फाइनेंस के 27% से इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को ग्रो किया है ऑन अ वाई बेसिस। तो लोन बुक की ग्रोथ है 35%, नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है 27%। इसका मतलब क्या हुआ कि होम फर्स्ट को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है कि जब लेंडर का पैट का ग्रोथ उसके लोन बुक के ग्रोथ से भी ज्यादा होता है। ये किस केसेस में होता है? बिकॉज ये हमको क्या शो करता है कि कंपनी का अर्निंग मोमेंटम बहुत सॉलिड चल रहा है, और ऐसे बिजनेसेस को आप देखोगे कि मार्केट भी ज्यादा वैल्यूएशन देता है, ज्यादा रिवॉर्ड देता है उस ड्यूरेशन में, बिकॉज आपकी अर्निंग ग्रोथ ज्यादा हो रही है और आपको सेल्स कम करना पड़ रहा है। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा पोजीशन है किसी भी बिजनेस के लिए। तो होम फर्स्ट को ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों नहीं मिल रहा है? पिछले काफी टाइम से आप देखोगे कि इस कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है। तो उसका मेन रीजन है कि कंपनी लगातार अपने फ्यूचर के ऊपर एक्सपैंड कर रही है, अपने फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर और ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो होम फर्स्ट का अगर आप टच पॉइंट देखोगे तो उनका टच पॉइंट लगभग 200-250 के आसपास होता था अभी से कुछ टाइम पहले। उसको कंपनी ने लगातार बढ़ाया है, 300-400 पे अपने टच पॉइंट्स को लेके गए हैं। देन अगर आप ब्रांचेस देखोगे, फिजिकल ब्रांचेस, तो वो भी कंपनी ने लगातार बढ़ाया है। और आगे का गाइडेंस क्या दिया इन्होंने कि हर साल हम 20 से 25 नए फिजिकल ब्रांचेस ओपन करेंगे। तो अगर आप ब्रांचेस ओपन करोगे, अपना टच पॉइंट बढ़ाओगे, तो आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ेगा। एम्प्लॉय हायर करोगे, वहां पे पूरा टेक्नोलॉजी उस ब्रांच के अंदर सेटअप करना पड़ेगा। तो इस सबका क्या होता है, आपका अपफ्रंट कॉस्ट आपको लेना पड़ता है। तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जो आपका एयूम का ग्रोथ रहेगा उससे थोड़ा कम ही आपका पैट का ग्रोथ रहेगा। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर आप होम फर्स्ट का ये स्प्रेड का नंबर देखोगे जो 5.2% है, ये एक टाइम पे 5.75% होता था। स्प्रेड क्या होता है? बेसिकली एक लेंडर जो है जिस रेट पे लोन देता है और मार्केट से जिस रेट पे वो पैसा उठाता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और आपका यील्ड, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो होम फर्स्ट का जो स्प्रेड था वो एक टाइम पे 5.75% के आसपास था अभी से कुछ क्वार्टर पहले, लेकिन ये लगातार कम हुआ है। इस क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो 20 बेसिस पॉइंट का इसमें रिडक्शन आया है। तो 20 बेसिस पॉइंट से आपका स्प्रेड कम हुआ, जिसका इंपैक्ट आपके मार्जिन पे कम ये होता है। तो इस कंपनी का मार्जिन भी लगभग 5.3% पे आ गया है, पहले 6% से ज्यादा होता था। तो आपका मार्जिन कम हो गया और आपका कॉस्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि यील्ड इन्होंने बढ़ाना कम कर दिया। अब ये यील्ड ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं डेफिनेटली। तो उसकी वजह से इनका स्प्रेड कम हो गया, मार्जिन कम हो गया, और दूसरा कॉस्ट वगैरह तो बढ़ ही गया है कंपनी का। ये देखो, आप ओपेक्स टू एसेट का नंबर देखोगे, मतलब 100 रुपए का लोन बुक आपको खड़ा करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, तो वो इनका 2.7% हो गया। लास्ट कुछ टाइम से बढ़ गया। ये कंपनी ने गाइडेंस भी दिया था कि ये बढ़ेगा, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए तो ये बढ़ेगा। तो ये रीजन है कि इनका पैट ग्रोथ में ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है बिजनेस में। ओवरऑल पैट ग्रोथ 27% का अच्छा ग्रोथ है, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है। देन एक और सबसे पॉजिटिव चीज क्या है होम फर्स्ट का? इसका आरओई का नंबर। सो इस कंपनी का आरओई जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पहले 12-13% पे होता था, अभी आप देखोगे तो 16.3% का होम फर्स्ट का आरओई का नंबर है। सो अगेन, इसमें क्यों इतनी अच्छी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है? बिकॉज कंपनी ग्रोथ काफी अच्छे से कर रही है। इनका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 30% को भी सरपास करती है। तो ये एक और पॉजिटिव चीज है, बिकॉज इस इंडस्ट्री में, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में, हार्डली आपको कुछ कंपनीज मिलेगी जिनका आरओई 15% के आसपास भी है। यूजुअली कंपनी का आरओई 10, 12, 11, 13 के परसेंट के आसपास होता है। होम फर्स्ट का भी पहले उतना ही था, लेकिन इस कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने आरओई को बढ़ाया है। तो जिस लेंडर का आरओई अच्छा होगा, एसेट क्वालिटी अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छा होगा, उसको मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यूएशन भी देता है, जो कि होम फर्स्ट को अब मिल रहा है। इसका प्राइस टू बुक 3 पे आ गया था, अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक
ऑफ ट्रेड कर रहा है। सो परफॉर्मेंस रिजल्ट वाइज अगर हम देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। देन अगर आप ये आउटलुक देखोगे आगे का, तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम आगे की आउटलुक को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। प्लस जो ग्रोथ इन्होंने गाइडेंस दिया था उसको इन्होंने रीट्रेट किया है, कंपनी ने अपने गाइडेंस को मेंटेन किया है। 30% का ग्रोथ ये कंटिन्यू देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों के लिए। होम फर्स्ट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज बोल सकते हो बेसिकली आप इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। सो वो क्या है, होम फर्स्ट 91% जो लोन्स हैं इनके, वो विद इन 48 आवर्स में अप्रूव कर देता है। जबकि आप बाकी प्लेयर्स को देखोगे तो उनको यूजुअली 6, 7, 8 डेज का टाइम लगता है। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आवास फाइनेंशियल, जो कि मार्केट लीडर माना जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसने पिछले 2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपनी टेक्नोलॉजी पे, सेल्स फोर्स पे, ईआरपी वगैरह पे। लेकिन फिर भी अगर आप उसका आज भी अगर आप उसका अप्रूवल टाइम देखोगे लोन का, तो वो 7, 8 डेज के आसपास है। तो ये हमको क्या शो करता है कि होम फर्स्ट टेक्नोलॉजी वाइज काफी अच्छा है। आप लोन तो अप्रूव कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपने एसेट क्वालिटी को भी इंप्रूव करके रखा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी ग्रो करने के चक्कर में या ग्रीडी हो रहे हो आप और लोन जल्दी डिसबर्स कर रहे हो। आप पूरा बैकग्राउंड चेक भी अच्छे से कर रहे हो, क्रेडिट क्वालिटी भी आपकी अच्छी है, अंडरराइटिंग भी अच्छी है, प्लस उसके साथ में आप फास्ट डिसबर्समेंट कर रहे हो, जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो क्वालिटी ग्रोथ है। मतलब आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, एंड यही हमको चाहिए। सो ये इनका ग्रोथ का अगर आप देखोगे लास्ट 6-7 साल से 41% से कंपनी ने लोन ग्रो किया है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। कस्टमर, अगेन कस्टमर सेगमेंट अगर हम बात करें तो होम फर्स्ट का 68% जो इनके कस्टमर है वो सैलरीड कस्टमर है, और 32% जो कस्टमर है वो इनके सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर हैं। सैलरीड में डेफिनेटली वो लो इनकम ग्रुप से ही आते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप में होते हैं। और उनको अगर आप लोन दोगे तो नॉर्मल सैलरी कस्टमर से आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सैलरीड कस्टमर है तो आप उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते। इसीलिए होम फर्स्ट का अगर आप ईल्ड देखोगे तो आपको कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से इनका ईल्ड कम लगेगा, बिकॉज ये कंपनी 68% सैलरीड कस्टमर को लोन देती है, और बाकी जो कंपनीज हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर को ज्यादा लोन देती है। 50%, 60% जो उनके कस्टमर होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड में जैसे किसी का छोटा सा शॉप है, किसी का कोई रेडी वगैरह है, उन कस्टमर्स को वो लोन देती है। अब उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है, एक सस्टेनेबल अर्निंग की एक्सपेक्टेशन उसमें कम होती है, तो वहां पे कंपनीज थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। सो वो रीजन है। लेकिन होम फर्स्ट क्या बोल रहा है कि अभी हमारी जो प्रेजेंस है वो किसी भी स्टेट के टॉप सिटी के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं या टॉप सिटीज हैं उसके अंदर हमारी प्रेजेंस है। जो रूरल एरियाज है वहां पे अभी ज्यादा पेनिट्रेट हमने नहीं किया है, और होम फर्स्ट लगातार अपने ब्रांचेस ओपन करता जा रहा है उन्हीं एरियाज में। तो होम फर्स्ट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा ये एक रूरल एरिया में पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो एक चांस है कि हमारा यील्ड वहां से बढ़ सकता है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने ऐसा गाइडेंस नहीं दिया कि हमारा कोई मार्जिन बढ़ने वाला है या यील्ड बढ़ने वाला है, बट उन्होंने बोला कि एक चांस है कि हमारा यील्ड बढ़ सकता है, मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूव हो सकता है जैसे जैसे हमारा पेनिट्रेशन रूरल एरिया की तरफ जाएगा। तो अगर आप इनका ये इनका अगर आप प्रेजेंस भी देखोगे तो आज तो गुजरात के अंदर इस कंपनी का 30% लोन बुक है, बट कुछ टाइम पहले ऑलमोस्ट 40-45% जो लोन बुक है इस कंपनी का वो सिर्फ गुजरात से आता था। तो कंपनी का आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इन्होंने अपने कॉन्सेंट्रेशन को डाइवर्सिफाई किया है पिछले कुछ सालों में। एमपी, यूपी, राजस्थान, ये 3 सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का इंडस्ट्री के लिए, सेक्टर के लिए। और वहां पे अगर आप देखोगे इस कंपनी का पेनिट्रेशन लगातार बढ़ा है। 6.5%, 6% के आसपास कंपनी का टोटल लोन बुक है इन 3-4 स्टेट के अंदर, और यहीं पे ये और ज्यादा पेनिट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं अपना। तो ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखो तो लगातार डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है कंपनी, नए नए एरियाज में स्पेंड कर रहा है। देन इनका अगर आप ये लोन टू वैल्यू रेशियो देखोगे तो ये भी ठीक है, 87% के आसपास का लोन टू वैल्यू रेशियो है। सैलरीड कस्टमर का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर भी लगातार इन्वेस्ट किया है कंपनी ने, स्पेसिफिकली नए एरियाज में। एमपी, यूपी में इन्होंने कुछ टाइम पहले ही एंटर किया है, तो वहां पे ये ब्रांडिंग मार्केटिंग थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज डेफिनेटली एक आपको ब्रांड बनाना होता है कि कस्टमर को थोड़ा सा अवेयर रहे कि किस तरीके का ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके। देन इनका टिकट साइज अगर आप देखोगे तो मोस्टली कंपनी जो है वो 15 लाख तक के टिकट साइज में लोन देती है। 55% जो लोन है इनके वो 15 लाख तक के लोन ये कंपनी डिसबर्स करती है। और इस इंडस्ट्री में क्या है कि जितना छोटा आपका टिकट साइज रहेगा उतना ज्यादा आप यील्ड चार्ज कर सकते हो कस्टमर से। तो इनके यील्ड स्टिल अभी भी आप देखोगे तो कुछ आवास वगैरह से थोड़े से बेटर ही है। देन इसके साथ में एक और डिफरेंस क्या है होम फर्स्ट और बाकी कंपनीज में, कि ये प्योर होम लोन देते हैं। होम फर्स्ट का 84% जो लोन बुक है
वो होम लोन है, और इसके अलावा 14-15% जो है वो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है। जबकि आप बाकी कंपनीज को देखोगे, जैसे आवास है, उसका तो ऑलमोस्ट 30-40% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लस एमएसएमई लोन है। एप्टस वैल्यू हाउसिंग है, उसका भी 20% के आसपास जो लोन बुक है एसएमई लोन है। तो प्रोडक्ट मिक्स उनका जो है वो थोड़ा सा दूसरे प्रोडक्ट भी वो ज्यादा करते हैं। अब क्योंकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एमएसएमई में आपको यील्ड बेटर होता है, तो ये भी एक रीजन है कि एप्टस का यील्ड आपको बहुत अच्छा दिखेगा, उसका मार्जिन्स भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा, बिकॉज वो एसएमई लोन देता है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर लिस्टेड स्पेस में आई थिंक होम फर्स्ट इकलौती कंपनी है जिसका होम लोन सबसे ज्यादा है। तो प्योर होम लोन ये कंपनी ज्यादा देती है, और कंपनी ने आगे का भी गाइडेंस दिया है कि हमारा होम लोन कभी भी 80% नहीं आने वाला, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कभी भी 20% नहीं जाने वाला। मतलब मोस्टली जो हम लोन देंगे आगे भी वो होम लोन का ही देने वाले हैं। देन ये इनका यील्ड का है और स्प्रेड का नंबर है कि आप देख सकते हो किस तरीके का ट्रेंड रहा है, लगातार इनका स्प्रेड कम हुआ है, यील्ड इनका धीरे धीरे नीचे आया है, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया है कंपनी का। तो वही एक रीजन है कि इनके मार्जिन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल। सो रिजल्ट अगर हम ओवरऑल देखें तो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने, ग्रोथ काफी अच्छी रही है कंपनी की। प्लस अगर आप एसेट क्वालिटी का नंबर देखो, उसको भी कंपनी ने अच्छे से मेंटेन किया है, ग्रॉस एनपीए बढ़ा नहीं है। और आरओई का नंबर तो बहुत अच्छा लगता है इस कंपनी का, हर एक क्वार्टर में ये आरओई का नंबर बढ़ता जा रहा है, 12, 13, 15, 16% अब क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट 17% तक रीच कर रहा है ये। एंड कंपनी ने आई थिंक लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि आरओई का नंबर हम देख रहे हैं 18% तक जाएगा हमारा अगले 2-3 साल के अंदर, तो वो ट्रेंड तो अच्छा लग रहा है। सो आउटलुक भी काफी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर के कॉन्फिडेंस है। एंड अगर आप स्टॉक भी देखो तो अराउंड 4.5 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में अभी भी बहुत बेटर लगता है, बट यस अगर हम चूज करेंगे टॉप प्लेयर कौन सा लगता है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वहां पे डेफिनेटली इंडिया शेल्टर थोड़ा सा एक ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है उसके अंदर, बिकॉज उसका ग्रोथ मोमेंटम उतना ही है, 35-40% से कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन उसका प्राइस टू बुक कम है, 3.4 के आसपास का प्राइस टू बुक है स्टॉक का। ऑल्दो उसकी भी री रेटिंग हुई है, बट अगर आप गैप देखो वैल्यूएशन में, अभी भी इंडिया शेल्टर, आवास फिनेंशियल या आपका एप्टस वैल्यू या होम फर्स्ट, इनके बीच में वैल्यूएशन गैप काफी ज्यादा है। इंडिया शेल्टर का फंडामेंटल स्ट्रांग है। अभी Q1 का रिजल्ट आना बाकी है, तो वो रिजल्ट एक बार आएगा तो उसको उसको भी डिस्कस करेंगे, बट अगर उसका परफॉर्मेंस सस्टेन रहता है तो इंडिया शेल्टर का चांस थोड़ा सा ज्यादा दिखता है कि उसका री रेटिंग थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। लेकिन होम फर्स्ट का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, एंड होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, ये दो टॉप प्लेयर्स लगते हैं फिर से हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। बाकी कंपनीज का भी रिजल्ट आएगा, डिस्कस करेंगे, इसका कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे हम, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।